एक्सपेक्टिंग कि पामाल इतना पसंद किया जाएगा? एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना लोगों को भा जाएगा। ये ड्रामा लिखने का मकसद भी ये था, मैं घर बैठी हुई खवातीन को एक रे ऑफ होप तो जरूर दूं कि अगर मैं एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ बन गई तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनने का स्पार्क रखती हैं। कहानी कम्प्लीटली आपकी है? नहीं, इसका एक पोर्शन एक तरह से मेरा है। गीती का कैरेक्टर है, वो होली सोली मेरी माँ का मिजाज है। अगर आपके हस्बैंड रजा जैसे हो जो बिल्कुल कंट्रोल करना चाह रहे हो, आपके ज़हन में ये था, फिर ये मैसेज कैसे बैलेंस होगा? 70% मर्द ऐसे ही होते थे। वो जो दौर होता था उसमें वाइफ टोटली हस्बैंड पे डिपेंड करती थी। वक्त बदला तो इनकी लेबलिंग होना शुरू हो गई। इसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, इसको कंट्रोलिंग बोल देते हैं। हमारे जमाने में वो हस्बैंड था। पाकिस्तान की मर्दों की पिछली जनरेशन सारी की सारी अगर सारी की सारी नहीं थी तो मैं सच बता रही हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 70% ऐसी ही थी। पहले जमाने में औरतों के अंदर शायद ये ख्वाहिश होती भी नहीं थी कि वो कुछ करें, लेकिन यहाँ तो केस डिफरेंट है। मलिका के अंदर तो एक चीज थी। इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। मैंने लिखा था जो ड्राफ्ट, उसमें मलिका एक सिंपल घरेलू लड़की थी। इससे पता ही नहीं था कि मैं दुनिया में कैसे चलूंगी हस्बैंड के बाद। इस ड्रामे का नाम पहले मैंने पॉसिबल रखा था, जिसका नाम भी मेरी मर्जी के खिलाफ बदल दिया गया। बिकॉज ये आपकी कहानी है, आपके लिए ट्रिगरिंग था, वही टाइम आपको याद आ रहा था। हैरत की बात यह है कि मुझे नहीं, शायद मैं सारे रास्तों से गुजर के अब मैं हील हो चुकी हूँ या मैं पत्थर हो चुकी हूँ। नहीं, पत्थर तो नहीं कहेंगे, आप इतनी सेंसिटिविटी से लिखती हैं। अभी आप एक सिंगल मदर बन जाना और जब आपके हस्बैंड चले गए, कितना मुश्किल था? मुझे पहली दफा पता चला कि हमें रात को डर भी लगता है। जब तक आसिम थे मुझे कभी रात को डर नहीं लगा। बहुत कुछ फील किया, लेकिन एक चीज अगर नहीं कहूंगी तो बहुत बड़ी नाशुक्री होगी कि अल्लाह पाक की दुनिया बहुत अच्छी भी है। इंसान की जो तरबियत दुख करता है वो 100 सुख नहीं कर सकते। ये तो आपने बिल्कुल सही एक दुख जो है ना सीधा कर देता है, सीधा कर देता है। बिल्कुल। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fisha Magazine. पामाल इतनी कॉन्वर्सेशंस कर रहा है। पामाल कैसा ड्रामा है जिसको देख के आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे जाते हैं, एंड वी ऑल नो कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो हमने सोचा कि इतनी डिस्कशन हो रही है, मलिका ऐसा क्यों करी है, रज़ा के पीछे क्या थॉट है, रज़ा क्या है और अब आगे क्या होगा। हमने सोचा कि हम क्यों ना राइटर को ही बुला लें यहाँ पे, जो जंजीबिल आसिम है, उनसे बात की जाए कि इस टाइम, जो मेरी क्यूरोसिटी है सबसे ज़्यादा, कि इस टाइम पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये कहानी लिखने का क्यों सोचा आफ्टर ऑल दोज ईयर्स। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें, मलिका और उनमें क्या कनेक्शन है, क्या पैरेलल्स हैं, मलिका वाकई क्या उनकी अपनी कहानी है। सो हम कुछ ये बातचीत करेंगे और कुछ जनरली इंडस्ट्री में राइटर्स और राइटर्स की इम्पोर्टेंस और चेंजिंग लैंडस्केप फॉर ड्रामास, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लुकिंग लवली एज ऑलवेज, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मैं तो इंटरव्यू स्टार्ट से पहले सिर्फ उनकी शॉल एडमायर कर रही थी कि आपकी शॉल इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? वर यू एक्सपेक्टिंग कि पामाल इतना पसंद किया जाएगा कि लोग इमोशनल हो जाएंगे उसके बारे में? और आपने कितना रुलाया है भाई हमें। एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना लोगों के को भा जाएगा, उनके दिलों के नज़दीक हो जाएगा। क्योंकि इसको इनिशिएट जो कराया था इमरान रज़ा ने कराया था। वो ग्रीन में होते थे पहले उस मैनेजमेंट में। तो वो किसी करेजियस औरत की कहानी लिखना चाह रहे थे, लिखवाना चाह रहे थे मुझसे। तो मैंने हंस के कहा कि फिर तो मैं अपनी ही कहानी लिख दूं। आपने ऐसे ही बोला? हाँ। तो उन्होंने कहा कि यस, व्हाई नॉट, आप अपनी स्ट्रगल और उसकी जो है ना आप वो हमें लिख के दें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एक्चुअली मेरा ये ड्रामा लिखने का मकसद भी ये था कि मैं घर बैठी हुई ख़वातीन को एक रे ऑफ होप तो ज़रूर दूं कि अगर मैं एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ बन गई तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनने का स्पार्क रखती हैं। तो मैंने भी कहा कि हाँ वाकई इस पे काम करना चाहिए। तो जब मैं लिखने बैठी तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ड्रामेटिक
पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ती हैं, जो मैंने की भी, कि मतलब जो इनिशियल पोर्शन है वो सारा इमेजिनरी था, जाहिर है उसमें बहुत सारे मतलब कोई कैरेक्टर्स, अनस रियल लाइफ मामू, में नहीं नो थे। नो नो ओके। अनास, मामू मानी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी कहानी को ड्राइव करने के टूल्स होते हैं। ठीक है। मतलब इवन शादी भी मेरी तो अरेंज हुई थी। एग्जैक्टली अभी हाँ, कोई ये कुछ तो बोल रहा था ऑफिस में, नहीं उनकी शादी अरेंज थी, ये वाला एस्पेक्ट मल्लिका का नहीं जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं, और हम्म। हमने तो शादी की रात एक दूसरे को देखा था। ओके। हाँ, तो मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें लार्जर देन लाइफ करनी होती हैं। तो फिर मेरे जहन में एक दो चीज़ें और भी थी जो हमेशा मैं सोचा करती थी कि इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता था। और हर शादीशुदा ज़िंदगी में छोटे मोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, और हर लड़की को लगता है कि मतलब शायद वो अनलकी है जो वो सफ़र कर रही है ना कुछ। तो फिर होता क्या था कि वो जब भी कोई हम जैसी लड़कियां और मेरे जैसी सारी, इवन हमारी कज़न्स भी और फ्रेंड्स भी, तो हमारे ज़माने की जो माएँ होती थी वो बिल्कुल ये इनकी जो गीती अम्मी हैं उनकी तरह से होती थी कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई मैंने रियलाइज़ किया कि बाय द टाइम सब कुछ सही हो जाता है। हम लोग लड़कियां भी बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हैं। तो मुझे वो बारीक बारीक चीज़ें भी थोड़ा सा बच्चियों को मैं समझाना भी चाह रही थी कि इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। और ज़िंदगी का हर वो लम्हा जो आप अपने हस्बैंड के साथ गुजारते हो वो बहुत कीमती होता है और बहुत प्रेशियस होता है। इन मोमेंट्स को छोटे छोटे मसलों में उलझा के क्यों ख़त्म कर देते हैं आप लोग। लगता है कि बस बहुत बड़ा अज़ाब ही नाजिल हम पे हो गया, तो ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैंने फिर अच्छा, आप ये बात कह रही हैं और मल्लिका पे बहुत कॉन्वर्सेशन भी हुई कि मल्लिका नाशुक्री हो रही है, मल्लिका इतना शोर क्यों मचा रही है, और जब वो प्रेग्नेंट भी होती है पहली दफ़ा, जब उसका बच्चा लॉस्ट हो जाता है, तब भी लोगों ने बोला कि घर में हेल्पर है तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो, फिर क्यों सर पे सब, हर किस्म के कमेंट्स आ रहे थे मल्लिका को भी। तो मेरा सवाल और उस वक्त की मेरी सोच सिर्फ ये थी कि हम अगर ये सब किसी ऐसी लड़की या खातून को बोले जिनके हस्बैंड रज़ा जैसे नहीं हो, तो फिर तो समझ आ जाती है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत एग्री करूँ, जैसे आप भी अभी कह रही हैं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड रज़ा जैसे हो, जो बिल्कुल कंट्रोल करना चाह रहे हो, मतलब वो तो जैसे उसने कहा ना, तुम सांस भी मेरे लिए लो, तुम सोचो भी मैं, फिर हम बैलेंस आपके ज़हन में ये था, फिर ये मैसेज कैसे बैलेंस होगा फिर, क्योंकि रज़ा फॉर मी, यस, बहुत से मर्दों में रज़ा है और रज़ा रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रीक्स ऑफ मेन, बट रज़ा इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, राइट? हम ये तो नहीं कहेंगे कि हर मर्द एग्जैक्टली रज़ा जैसा है। तो फिर क्या हम लड़कियों को वाकई कहेंगे कि आप रज़ा जैसे मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज करें? डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो रज़ा जैसा हस्बैंड या रज़ा जैसा मर्द जो दिखाया गया, हमारा जो टाइम पीरियड था उसमें 70% मर्द ऐसे ही होते थे। अच्छा, वो जो दौर होता था उसमें वाइफ टोटली हस्बैंड पे डिपेंड करती थी। तो वो फिर हस्बैंड उनको हाथ से पकड़ के चलाते होंगे। आप अगर देखेंगी तो अपनी जो वो लॉट, जैसे आपकी मदर्स हो गई, आपकी बड़ी बहनें हो गई, भाभियाँ हो गई, चाचियाँ हो गई, वो सब इसके रिलेट करने की वजह ये थी कि वो सब रिलेट कर पा रही थी कि हस्बैंड बहरहाल एक बॉस होता है, एक होता है, ये चीज़ थी। हुआ क्या, थोड़ा वक्त बदला तो ये जो हस्बैंड की जो बिहेवियर जो चीज़ें हैं, इनकी लेबलिंग होना शुरू हो गई कि इसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, इसको कंट्रोलिंग बोल देते हैं, इसको ये बोल देते हैं, इसको हमारे ज़माने में वो हस्बैंड था। और आप कह रही हैं पाकिस्तान की मर्दों की पिछली जनरेशन सारी की सारी अगर सारी की सारी नहीं थी तो मैं सच बता रही हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 70% ऐसी ही थी। वो बेचारे भी अपने अब्बाओं से सीखे हुए थे ना कि अब्बा ऐसे चल रहे हैं, मामू ऐसे चल रहे हैं, ताया ऐसे हस्बैंड है तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ठीक है, ये तो जनरेशन वहाँ से चेंज होना शुरू हुई है जब प्राइवेट स्कूल्स
ने जड़ पकड़ी है और उसने लड़की को भी सिखाया कि तुम भी कोई चीज़ हो और लड़के को भी बताया कि तुम भी एक इंडिविजुअल हो और सामने वाले को ये राइट्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये चीज़ें फिर थोड़ा सा बदली। ओके। ठीक है, अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे पुल के इस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है, पुल के उस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है। इवन डिफेंस में भी अगर आप देखेंगी तो कुछ घरानों में जब आप जाएंगी तो वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा डार्क रियलिटी सुनने में और दिखने में नज़र आएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हस्बैंड जो है ना सेम टाइम पे अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अगर वो थोड़ा बुरा है और कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए तो घर बच सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बुरा है और आपको लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको बेहतर यही है कि रास्ते अलग कर लेने चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ तो जैसे आप कह रही हैं, विच आई कम्प्लीटली एग्री, कि पहले तो औरतें मर्दों पे ही डिपेंडेंट होती थी। बिल्कुल। ज्यादातर औरतों को गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, बिल्कुल। कोई नहीं सोच सकता था कि वो खुद जाके बिजली का बिल जमा हाँ। कराए। वो मतलब बहुत क्लियर डेफिनेशन एग्जैक्टली कि मर्द और औरत क्या करेगा, घर बिल्कुल। चलाए जाना। तो वो और फिर वो एक एवोल्यूशन आया जिसमें अब हाँ। लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई। क्योंकि अब लेकिन- लड़कियां कहती हैं कि भाई मैं भी कमाती हूँ, मेरी भी हाँ। पढ़ाई पे खर्चा हुआ है, मुझे भी लाइफ एक बार बिल्कुल, मिली या। है, विच इज बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। जहाँ पे मैं उस दिन भी अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी कि जिस जगह को ठीक होने की जरूरत है वो जगह है बेटों की माएँ। ओके। उन्हें अपने बेटों को ये चीज़ संभाल के समझा के चलाना चाहिए कि बेटा अब वो जो लड़की आई है वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो मेरी तरह नहीं जिंदगी गुजारेगी, या तुम्हारी फलां बिल्कुल, बहन या। या फलां भाभी या फलां चची या दादी की तरह नहीं लाइफ Of course, गुजारेगी। yeah. अब वो इक्वल राइट्स पे आ रही के बेस पे आ रही है, तुम्हारे जितनी है तुमसे शायद ज्यादा पढ़ी लिखी है और शायद तुम्हारे बराबर कमाने वाली भी है और कमाएगी भी। तो वो फिर ये चीज़ें जब आप बच्चे को छोटी सी उम्र से उसके जहन में डालना शुरू करते हैं ना तो उसके अंदर ये बॉसीनेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, और प्लस उसका अपना बाप भी रोल मॉडल हो कि इतना अच्छा भी बना जा सकता है। जो चीज़ मैं सिर्फ एक, मुझे लगता है कि हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और बिकॉज मैं पामाल को आइसोलेशन में थोड़ा सा देखती हूँ। मुझे लगता है कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम कम्प्लीटली उसको रियलिस्टिक नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले ज़माने में औरतों के अंदर शायद ये ख्वाहिश होती भी नहीं थी कि वो कुछ करें, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा नहीं था। बिल्कुल। वो तो एक परसेंटेज ने शुरू किया तो फिर वो सबको ख्याल आया कि वो हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो केस डिफरेंट है। मलिका के अंदर तो एक चीज़ थी। इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो मैंने लिखा था जो ड्राफ्ट, उसमें मलिका एक सिंपल घरेलू लड़की थी। उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उस घरेलू एनवायरनमेंट में भी वो अपनी चीज़ों को पॉसिबल करना जानती थी। इस ड्रामे का नाम पहले मैंने पॉसिबल रखा था, जिसका नाम भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बदल दिया गया और उसको पामाल कर दिया गया, जिस पे कि मेरी बहुत बड़ी डिबेट भी चैनल के साथ हुई थी कि ये तो मीनिंग ही डिफरेंट हो रही है। पॉसिबल तो ये था, वो तो इनिशियली मैंने तो चैप्टर वाइज लिखा था, तो उसको वहाँ की जो कंटेंट टीम थी कुछ इजी करने के लिए, लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसको यूं करके बनाया गया। मेरे ड्राफ्ट में मलिका एक सादा सी घरेलू लड़की थी जिसको लकीली ये चीज़ मिल गई कि वो राइटर भी बन सकती है। ओके, क्योंकि हमने ये सीन तक मेरे लिखे हुए नहीं थे, ये लिख के बाला ही बाला डाले गए, जो कि मैं अब क्योंकि ड्रामा काफ़ी हद तक आगे चला गया है तो मैं, और ओवरऑल क्राफ्ट इतना खूबसूरत ग्रीन ने बनाया और जो तहरीम है उन्होंने इतनी मेहनत की और सारा कुछ किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जाहिर है उनके सेलेबल पॉइंट्स कुछ और होते होंगे, लेकिन मेरा इस बात पे बहुत बड़ा इख्तिलाफ रहा है। ओके, तो मेरी कहानी में मलिका जो थी वो एक आम घरेलू सादा सी औरत थी जिससे पता ही नहीं था कि मैं दुनिया में कैसे चलूंगी हस्बैंड के बाद। ओके। नेवर मेस विद द राइटर्स क्राफ्ट।
आपको पता ही नहीं है कि राइटर ने कहाँ कहाँ डायनामाइट फिट किए हुए हैं, जब वो फटेंगे तो आपका पैच जो है वो सबसे पहले उड़ के अलग चला जाएगा। लेकिन फिर मैं अब क्योंकि हम एक बड़ी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें तो मुझे फिर जहन में आता है कि आपको इख्तलाफ था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जी। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस चैनल वेंट अहेड एंड डिड समथिंग जो आप जिससे एग्री नहीं करी थी, लेकिन ड्रामा कामयाब भी हो गया। हाँ। तो अब मैं जानना चाहती हूँ लाइक हाउ डू यू फील देन, लाइक बिकॉज फिर सब लोग बोलेंगे कि आपके तो जितने पॉइंट्स थे वो गलत साबित हो गए, देखिए हमने जो चेंजेस की वो तो अच्छी चली गई, इतना हिट जा रहा है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। देखिए मुझे बहुत मतलब बहुत हल्कापन लगता है कि मैं कहूँ कि मेरी वजह से ड्रामा कामयाब हुआ। कि ड्रामा कामयाब होता है सबकी परफॉर्मेंस, सबके एफर्ट्स, तमाम प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर का बहुत अच्छा काम, और ये सारे लवाजमात होते हैं। लेकिन कंटेंट के अंदर जो उठापटक थोड़ी बहुत हुई, जो कि काफ़ी हद तक हुई, ये मेरे ख़्याल से अब चूँकि ड्रामा काफ़ी आगे निकल गया है तो मैं बता रही हूँ कि मेरे ख़्याल से ये व्यूअर को ख़ुद जज करना चाहिए। जैसे पहला सवाल तो आपके जहन से निकला कि ये तो राइटर बनना चाहती थी, इसके जहन में तो स्पार्क था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं था, क्योंकि वो क्लैश आ रहा है इस वक्त की उसकी पर्सनालिटी में, और अब तक की जितनी उसने बोंगियाँ मारी हैं उसमें, और वो एज ए राइटर एक बहुत मैच्योर चीज़ होती है, और वो वक्त के साथ साथ ही आपके अंदर से निकलता है तो पता चलता है। लेकिन आपके एक अंदर एक नज़र होती है जो थोड़ा बहुत आप महसूस कर लेते हैं। तो बहरहाल, लेकिन अगर लगता है उन्हें कि उनकी चेंजिंग्स की वजह से ड्रामा सक्सेस, मुझे नहीं पता, उन्हें लगता है, नहीं लगता, मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल रही। नहीं जाहिर है उन्होंने, देखिए मेरे जहन में सवाल आ रहा था, ये इसलिए है मैंने आपसे पूछा। विल तो हम सबकी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने की ही थी, हाँ ना। आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता कि वो लोग नहीं चेंज मेरे कर सकते या कुछ होता नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब डलवाना पड़ेगा। मैं बड़ी फ्लेक्सिबल थी कि जो है मुझे ये चीज़ ठीक है, उनको ज़्यादा पता है, लेकिन इस हद तक पता होना कि कहानी मेरी है और बेबी मेरा है, और मैं कैमरा में देख के कह रही हूँ बेबी मेरा है, और मुझे आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे को ये खाना और ये कलर सूट नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म ये है, आप इसे ये पहना के भेजेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको वो पहना के भेजना मेरा काम है। तो फिर शिकवा आपको शायद ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस प्रोसेस में। मुझे शिकवा सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे बताया जाता। ये वो तमाम चेंजिंग्स जो आप लोगों ने खुद बालाई वाला की हैं, आप मुझसे करवाते, मुझे बताते, और मैं आपको क्योंकि मुझे, अगर आप ये चाह रहे थे कि आप मलिका को राइटर बनना दिखाना चाहते हैं तो मैं आपको मना करती कि नहीं होना चाहिए, कहानी का क्राफ्ट डिस्टर्ब होगा। इस तरह से कुछ जो इनके रोमांस के सीन थे, जो इनिशियली लड़की का लड़की को पसंद करने के सीन्स थे, उसमें भी इन्होंने काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ की, जिसमें कि मैंने जब डायरेक्टर से पूछा और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ चीज़ों में सबा पे सूट नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो जनरल सी बात है, हर लड़की के अंदर एक बेसिक हया होती है, और सबा भी अगर उस थोड़ी सी सहमी भी लगती तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं। हम इस उम्र में भी घबरा जाते हैं, औरत के अंदर एक फितरी चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब थे मेरे पास, मैं उन्हें कायल कर लेती। वो लोग डरे हुए इतने थे कि उन्होंने जल्दी जल्दी खुद ही बैठ के सारा कुछ ठीक ठाक करके जो उनके हिसाब से उन्होंने चीज़ें दी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो देखिए जो नज़र आ रही हैं, जो लोगों के सवालों में आ रहा है, इसका मतलब है वो पैच है। अगर ये मेरी शॉल पूरी ब्लैक है और इसके अंदर कोई पिंक पैच आपको लग रहा है कि खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों को तो लग रहा है कि तो पैच है, क्यों लगा है, फट गई थी शॉल? पहला सवाल तो आपने मुझसे ये पूछना है। ये चीज़ मतलब मेरे हिसाब से कंटेंट डिपार्टमेंट को देखने की सिर्फ एक चीज़ है, वो आप देखें कि पेशी है या नहीं है। आप लोग देखिए कि कहानी आपको सुनने में, पढ़ने में कैसी लग रही है।
अगर राइटर भी मैं खुद बहुत सारे कंटेंट डिपार्टमेंट से हेल्प मांगती हूँ कि मैं अब फंस गई हूँ, स्टक हो गई हूँ, हमें इस कहानी में क्या करना चाहिए, तो आप फिर उस हिसाब से हमें आइडिया दें और उस तरह से चलाएं। लेकिन पूरे कैरेक्टर के नॉर्म्स चेंज कर देना, पूरी कहानी के डायनामिक चेंज कर देना, ये बोलना कि इसको अगर यूं करके यूं दिखा दिया जाए तो बहुत हसीन लगेगी, आई एम सॉरी, मेरी कहानी वो नहीं है। आपको लेते हुए, चूज करते हुए सोचना चाहिए था कि, या फिर आपको थोड़ा सा तो ट्रस्ट मुझ पे भी करना चाहिए ना। देखिए, आप लोग तो एक चैनल में बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप लोग तो एक चैनल में बैठे हुए हैं, आप लोगों को वहाँ से सैलरी आ रही है। हमारा कोई प्रोडक्ट अगर फेल हो जाता है तो लॉस हमारा बड़ा है, और हमें दोबारा आप ही काम नहीं देंगे, सारी बातें भी राइटर को और सारी बातें भी हम जवाबदेह भी हम होते हैं, पब्लिक हमें कह रही होती है, मुख्तलिफ ड्रामा रिव्यूज़ जहाँ जहाँ जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हमारा काम क्वेश्चन होता है। तो आपके हिस्से का की जो भी डिबेट है वो हमें करनी पड़ती है जाके, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, जो कि कुछ हद तक बहुत अच्छा है और कुछ हद तक बहुत डेंजरस है। इसकी एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए। फिर आप ओन करना चाहती हैं इस प्रोजेक्ट को अगर ये सब कुछ हुआ? नहीं, देखिए माइन्यूट जो शुरू वाली ये जो इक्का दुक्का चेंजिंग्स जो हुई, कुछ मेरे बहुत इमोशनल रज़ा के सीन्स थे, जैसे रात को मुझे वो नज़र नहीं आए, मैं परेशान हो गई कि ये सीन्स कहाँ गए। अच्छा, वो कल वाली एपिसोड में आने जी, कल वाले एपिसोड में आने वाले थे, जो कि एक सीन तो मुझे बहुत मेरे दिल के नज़दीक था कि रज़ा रात को उठता है तो देखता है कि एक तरफ जो है ना किचन साइड पे लाइट जल रही है और ये कहता है कौन है वहाँ पे, तो वहाँ से ना सिर्फ रोशनी है और एक औरत की आवाज़ आती कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। तो एक कॉन्वर्सेशन कि मरने वाला मौत से क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, वो हॉरर, नॉट इन द हॉरर फॉर्म, मरने वाला मौत से क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, सिंबॉलिक चीजें थी उसमें। वो क्वेश्चन था, वो उसे कहता है कि मुझे क्यों लेके जाना चाहती हो, वो कहती है हमें ऑर्डर होता है। बड़ी न्यूट्रल किस्म की गुफ्तगू थी वो उसकी मौत के। आई एम इंट्रिग्ड, बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत अलग थॉट, मे बी उनको लगा हो। देखिए, मैं उनकी बदनीयती तो सोच ही नहीं सकती ना, मैं ऑफ कोर्स उनको यही लगा होगा कि ये बहुत डार्क हो जाएगा, व्यूअर ऑलरेडी बहुत सैड है और सैड हो जाएगा, मे बी उनको ये लगा हो। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा तो वो मास्टरपीस था, वो कॉन्वर्सेशन जो मैंने रज़ा बन के लिखी थी, तो वो कहता है मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो कहते, तो वहाँ से आवाज़ आती कि तुम्हें नहीं पता मैं अंधी हूँ, मैं कहाँ देखती हूँ कि कौन किस उम्र का है, हमारे पास तो नाम आता है। क्या ये चीज उन्होंने फिर रज़ा और जो उसकी मदर इन लॉ के दरमियान कॉन्वर्सेशन होती है मे बी उसके थ्रू? नो, वो अलग था, वो एडिशनल था, वो एडिशनल सीन था जिसमें वो रो रहा होता है और बोलता है कि मुझे वहाँ से डर लगता है और ये वो। रज़ा का कैरेक्टर ऐसे ही आपने लिखा था या वो डिफरेंट था? क्या रज़ा को वाकई चाइल्डहुड ट्रॉमा था? नो, ये भी ऐड किया गया था। तो रज़ा को बोर्डिंग हाउस और ये सब चीजें नहीं थी? बिल्कुल नहीं था। तो रज़ा वाज अ नॉर्मल पर्सन, हाँ, कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन। और आज से देखिए 20-25 साल पहले ना नई नई चीज़ें बहुत सारी होने लगी थी, जैसे कि डकैतियाँ जो अभी भी होती हैं, स्नैचिंग, गन पॉइंट पे मार देना, एक्सीडेंट, तो ये ट्रॉमेटाइज बहुत होता है। उसे बीवी प्यारी बहुत होती है, उसे सिर्फ ये होता है कि कहीं इससे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, वो उस चीज़ को लेके दिया। जैसे एक जो सीन इसमें जो डाला गया था, जो कि वो भी मेरा नहीं था, कि भाभी कमरे में आई है तो रज़ा ने कहा आप मेरे कमरे में क्यों आई हैं, जो इनिशियली फर्स्ट एपिसोड का सीन था, जिस पे मैं बहुत पिस्ड ऑफ हुई कि ये तो बदतमीज़ी है। रज़ा वाज नॉट अ बदतमीज़ मैन। सो आपकी कहानी में रज़ा और मलिका दो आम इंसान थे, एग्जैक्टली, जैसे कि आज से 20-30 साल पहले होता था, और आप उसी डायनामिक को रिप्रेजेंट कर रही थी। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस या थोड़ी अच्छा, डिटेलिंग फिर ज़्यादा हो प्लस गई है। इन्होंने क्या किया, देखें ये चीज़ भी शो हो रही है कि मलिका समझे शादी के कोई 12 साल के बाद इंटरव्यू दे रही है, और वो जब आप बैक एंड फोर्थ फ्लैशबैक के थ्रू, मेरा तो ये था कि ये स्पीच देने गई है अवार्ड शो में,
और वहाँ से हम इसके बचपन में चले गए हैं कि बचपन में कैसी वॉरियर थी। इसका पहला सीन, उस पहली किस्तों के नाम थे। पहली इसकी सक्सेस थी छोटी छोटी कामयाबियाँ। वो पहली कामयाबी ये थी कि इसे अपनी इसकी टीचर को रोज़ बहुत पसंद होते हैं, तो ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे रोजेस नहीं होते थे। तो इसको जो गाड़ी लेने के लिए जाती है तो वो रास्ते में फूलों की एक दुकान जाती है, तो ये अपनी पूरी पॉकेट मनी में से वो रोजेस लेके टीचर के लिए ले जाके टीचर को देती है। तो ये इसने पहली पॉसिबिलिटी इसकी ये थी। तो इस तरह से था। फिर जो एक दूसरा जो उसका हर्डल था वो यही था कि इसका जो कज़न होता है, ये सारा अन्नी वगैरह सारा मेरा लिखा होता है, ये दर्जी की दुकान पे जाती है कपड़े अपने लेने के लिए और दर्जी बार बार अटका रहा होता है। फिर ये कैसे बाहर रो के घबरा के बाहर निकलती है कि दर्जी मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बाहर निकलती, पुलिस वाला ऐसे ही अपनी बेटी के साथ आया तो उसको कहती है सर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। और फिर वो आता है और वो क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होता है तो दर्जी डर जाता है और उसका मसला हल हो जाता है। तो उसकी छोटी छोटी सक्सेस थी कि ये पॉसिबल नाम ही के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत उसमें ये पूरा राइटर वाला ट्रैक, माँ की दवाई लेने गई थी। आप खुद मुझे बताइए, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्या मैं इतना काम करने के बाद ये बेवकूफ़ी कर सकती हूँ कि एक माँ जिसके लिए मैं इंसुलिन लेने मैंने भेजा था, ये पोर्शन मेरा था, लेकिन वो इंसुलिन लेने के बजाय वो दफ्तर पहुँच गई है। कैन यू इमेजिन? तो ये आप एटलीस्ट देखने वालों को भी अब ये चीज़ ज़रूर बताई जाए कि एक कंटेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका जब इनपुट बीच में ऐड होता है और कोई ऑफ द बीट आपको चीज़ नज़र आ रही है तो वो राइटर नहीं कर सकता है। राइटर तो एक इमेजिनरी पूरी वर्ल्ड में रहता है, वो एक एक लम्हे से गुजर रहा होता है, तो वो इतना बड़ा जंप नहीं दे सकता। लेकिन संजीवी, जब तक राइटर्स खुद इस बात को नहीं बोलेंगे, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे आपने तो आज बोल दी है ये बात, ठीक है, मैं भी थोड़ी वो हो रही हूँ कि हम क्या करेंगे इस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज कोई एजेंडा लेके नहीं बैठे हुए हम लोग, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई ऑल्सो फील के बात होनी तो चाहिए इस चीज़ Exactly, ठीक है। और ये एक जगह नहीं है, बहुत से इंसिडेंसेस पे हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन जब तक राइटर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं ना, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अगर उसी चीज़ को बर्दाश्त करते रहेंगे लोग तो फिर सफ़र करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैं अपने करियर के 18वें साल में आपको बता रही हूँ ये बात। टाइम चाहिए होता है इतनी डेयर लाने के लिए। और एक और चीज़ भी मैं ये कहती हूँ कि हमेशा कंटेंट डिपार्टमेंट गलत भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम ओवरलुक कर जाते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी भी आती हैं किसी भी चैनल के। वो लोग भी ऐसे ही नहीं बैठे हुए होते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को वो हम लोग, क्योंकि मैं तो पहले तो एक सीरियल लिखती थी, अब तो मैं मल्टीपल सीरियल पे एट अ टाइम काम कर रही होती हूँ। मेरे अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि आपा यूँ नहीं यूँ हो सकता था, आपने ये बात आप भूल रही हैं। तो उनके फ़ायदे भी हैं। हाँ, उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगेन हर चीज़ की एक लाइन, एक लिमिट की ज़रूरत है। उस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते। और मैंने हमेशा कंटेंट डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया है, इसलिए कि मैं खुद भी तकरीबन 3-4 साल कंटेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर चुकी हूँ। और मुझे ये पता होता था कि राइटर बहुत होता है, सेंसिटिव होता है कुछ पॉइंट्स पे, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, थोड़ा सा उनके साथ उन्हें कन्विंस हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो। तो मुझे लगता है कि हमें ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि राइटर को इन्वॉल्व करें, उससे डिस्कशन हो जैसे आप कह रही हैं, फिर आगे उसकी कंसेंट से लेके, वरना फिर आप कोई और कहानी लिखवा लें। एग्जैक्टली मैं ये कहती हूँ। देखिए, मेरा जो इशू होता है, मेरा ये होता है कि देखिए आपको, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सारा ही फ़लसफ़ा लिखती हूँ, मैं कमर्शियल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो एक चीज़, वो सीन्स जिन पे बात हुई, जो वायरल हुए, वो तो मेरे लिखे हुए थे, जिन पे डिस्कशन अभी तो आपने सब कुछ
काहे के चेंज हो गया है, मैं तो नहीं, परेशान हो आपको रही हो हूँ। सकता है ये चीज, देखिए हाँ, देखिए, मैं लेकिन अगेन ये या चीज कहती तो हूँ, मैं बार बार ये चीज, मैंने तब भी ये कहा था जब मैं नाराज बहुत हुई थी, और मैंने ग्रीन वालों से कहा था कि मे बी ये हिट भी हो जाए, लेकिन आपके ये चीजें जज्बात तो चेंज्ड जज्बात हैं। हैं। मैं हर्ट बहुत हुई हूँ, नहीं होने चाहिए थे। मतलब चले वो सीन जो मैंने आपको बताया वो नहीं शूट हुआ, लेकिन बाकी जो शूट हुए उन्होंने तो अपना इम्पैक्ट छोड़ा ना बिल्कुल उन चीज़ों, जो रजा और बिल्कुल मलिका के बीच में पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स आते थे, जो चीज़ें ऑफ अगेन कोर्स। ना मैंने तो उसकी 2 बेटियां रखी थी, वो एक बेटी करती गई, मैंने कोई मिसकैरेज नहीं रखा था, वो मिसकैरेज भी डाल दिया गया। मैं ये कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ खुल के कि ये वो चीज़ें थी जो उसमें ऐड ऑन हुई थी, और एटलीस्ट मुझे बता देते तो मैं मेरे लिए आपको सरप्राइजिंग। अंदाजा भी नहीं था, तो जब आपने एपिसोड देखी तब आपको पता चला कि ये चेंज हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो गई थी काफ़ी हद तक। जिनके साथ मैं डील कर रही थी वो बदल गए, फिर जो जो लोग आए उन्होंने आके अपने एंगल से, उनको भी सारे चैलेंजेस थे, तो उन्होंने अपने एंगल से इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की। अगर उनको लगता है कि उनकी इन चेंजिंग्स की वजह से इसकी रेटिंग आई है, तो मैं उनको शाबाशी भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि अगर वो लगता है उनको। लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म पे ये भी बता रही हूँ कि ये फिर उनके हिस्से की शाबाशी है, ये मेरे हिस्से की शाबाशी नहीं है। इसके ये पोर्शंस मेरे हैं, मेजर चीज़ें मेरी हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 20% चेंजिंग्स हुई है। यहाँ फिर ओन अप करने में इंसान को मसला होता है ना, बिकॉज आपको हाँ, लगता है ये एग्जैक्टली, मैंने क्योंकि नहीं लिखा, देखिए आप तो मैं मुझसे क्यों ओन सवाल करूँ। पूछ रही हैं बिल्कुल कि वो मैंने राइटर थी तो ऐसा क्यों था, मेरे पास तो नहीं है जवाब, और क्योंकि मैंने तो डाला ही नहीं है। क्योंकि आपकी देखिए मैसेजिंग बहुत डिफरेंट है। हाँ, मैंने तो आपसे कहा कि वो उसके अंदर मेरी तो एक इसमें रे ऑफ हाँ होप ही ये थी, एक लड़की, एक और घर बैठी औरत के लिए, कि तुम भी राइटर तो बन ही सकती हो ना। तो होता हमारा जो माशरा है ना, हम ये कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये अच्छे नोट पे एंड हो रहा है, और चैनल्स के साथ हमें काम भी करना है, सारे चैनल्स के साथ। लेकिन मैं अब जाके तकरीबन कोई 18 साल के बाद मैं ये कहती हूँ कि बहुत शदीद ज़रूरत है लाइन ड्रॉ करने की, कि कंटेंट को किस हद तक बोलना है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि कंटेंट डिपार्टमेंट को हम आप अपना दुश्मन कंसिडर नहीं करते। उनकी बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें राइटर को ऑफेंड करने के लिए भी काफ़ी होती हैं। कहानी कम्प्लीटली आपकी है, बिल्कुल आपकी अपनी कहानी, आप मलिका हैं। नहीं, इसका एक पोर्शन एक तरह से मेरा है, जो मोस्टली रज़ा की बीमारी से लेके आप लेके चलेंगे। इसमें जो कैरेक्टर है मेरी माँ का, जो गीती का कैरेक्टर है, वो होली सोली मेरी माँ का मिजाज है। हर चीज़ में सब्र, हर चीज़ में शुक्र, हर चीज़ में वो उनका वो करना, वो कैरेक्टर पूरा मम्मी का एज इट इज़ मैंने उठाया था। और मल्लिका का राइटर बनना, रज़ा की बीमारी से लेके डेथ के बाद मल्लिका का राइटर बनना, और उसके बाद के कुछ ऐसे हर्डल्स और एक दो कैरेक्टर्स जो आते हैं वो बिल्कुल मेरे नहीं हैं, वो वाले जो चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका एक पोर्शन मेरा है। एक दो कैरेक्टर इंस्पिरेशन, राइटर के हर जो भी काम होता है, क्राफ्ट होता है, उसमें इंस्पिरेशंस तो होती है ना, उसके इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो वो वैसे हैं। लेकिन कहानी जो है पर मोरलेस तो कहानी आपकी है, हाँ, वेरिएशंस उसके अंदर हुई है, लेकिन कहानी ये आपकी मेरे है। हर ड्रामे में आपको मैं कहीं ना कहीं नजर आऊंगी, कहीं मेरा बचपन, जैसे मैंने आपको बताया था, प्यार के सदके में मेरा पूरा बचपन था, इसमें मेरा राइटर होने वाली जर्नी है। तो जब आपने कहानी लिखी, पूरा ख़त्म कर लिया, तो बिकॉज ये आपकी कहानी है, और अब जिसके जो भी पोर्शंस आपको लगता है कि आप कहीं टीवी पे भी देख रही हैं, आपके लिए ट्रिगरिंग था, वही टाइम आपको याद आ रहा था, या एक काइंड ऑफ वो नहीं होता, इंसान रैप अप कर लेता है सारी चीज़ें, क्लोजर हो जाता है, एक सुकून सा मिल जाता है, या बस एक चैप्टर, क्या फीलिंग अच्छा, थी हैरत आपकी? की बात यह है कि मुझे ट्रिगर नहीं किया इस चीज़ ने, और मुझे
बहुत सारे लोग ड्रामा देख के जैसे आसिम की वो जो उसमें रज़ा की बीमारी और वो वाला पोर्शन जिन्होंने मेरे हस्बैंड जब बीमार हुए थे तो सबका देखना मिलने आते थे सब, तो वो सब उस स्टेज से गुजरे। फिर मतलब हर फैमिली में भी ऐसा होता है कि कोई ना कोई इस बीमारी से लड़ा हुआ होता है। सबको अपने अपने प्यारे याद आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और वहाँ पे भी लिख रहे थे सोशल मीडिया पे। सबसे ज़्यादा इसकी धूम मचने की वजह भी ये थी कि रिलेटेबिलिटी बहुत थी, हर औरत रिलेट कर रही थी उसके साथ। मुझे भाभी ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, क्योंकि कोई 5 साल पहले मेरे भाई के साथ भी यही कैंसर डायग्नोज हुआ और उनको भी प्रॉब्लम था सर, तो उन्होंने कहा मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा हैरत की बात यह है कि मुझे नहीं, शायद मैं वो उन सारे रास्तों से गुजर के अब मैं हील हो चुकी हूँ या मैं पत्थर हो चुकी हूँ। नहीं, पत्थर तो नहीं कहेंगे, आप इतनी सेंसिटिविटी से लिखती हैं। अभी आपने जो मुझे बताया कि किचन में वो मौत आई होती है, तो ये पत्थर दिल इंसान नहीं लिख सकता ऐसी बातें। एंड आई फील कि वो जो आप मुझे सीन बता रही हैं, अब मैं साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बन रही हूँ, तो मैं थेरेपिस्ट बन रही हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है वो डीप डाउन आपके अंदर की आवाज़ थी जो शायद आपकी अपने सवाल हो कि क्यों लेके जा रही हो मेरे छोटे बच्चे मेरे, हाँ एग्जैक्टली वो यही कहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं। बट ऑल्सो देन द फैक्ट कि मौत तो सबको आनी है, तो वो शायद आपके डीप डाउन खुद आपके इमोशंस आ रहे थे, तो पत्थर दिल तो आप नहीं है। बट एक सिंगल मदर होना, बन जाना, और जब आपके हस्बैंड चले गए कितना मुश्किल था? आपको लगा आपके पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई है? वो जो कहते हैं ना कि मियाँ हस्बैंड जो होता है वो आपके सर का आसमान होता है। हाँ, डिड यू रियली फील कि ये सही है और वो चले गए तो आसमान चला गया, ज़मीन चली गई? बिल्कुल मैंने फील किया, बिल्कुल। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हमें रात को डर भी लगता है। जब तक आसिम थे मुझे कभी रात को डर नहीं लगा, लेकिन एक मामूली सा खटका भी होता था तो मैं और मेरे बच्चे घबरा के उठ के बैठ जाते थे। तो डर भी लगा, बहुत बहुत कुछ फील किया, लेकिन एक चीज़ अगर नहीं कहूँगी तो वो बहुत बड़ी नाशुक्री होगी कि अल्लाह पाक की दुनिया बहुत अच्छी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत गलत बात हो जाएगी कि हम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ डार्कर साइड्स दिखाएं, लेकिन हम पॉजिटिव लोगों को भूल जाएं। बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग भी नज़र आए, इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले कि अभी एक की खूबी मैं गिन के ख़त्म करती थी तो दूसरा कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे नज़र ज़रूर आता था। आप उन टर्म्स में इवन सर्वेंट भी ले लें, आप वो फरिश्तों का रूप धारे हुए आपका कोई मुलाजिम भी हो सकता है, वो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। दुनिया को थोड़ा सा इतना भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। हम ये कहना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे लोग भी थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जहाँ हम नेगेटिव की बात करते हैं वो पॉजिटिव ज़रूर, उम्मीद ज़रूर लोगों को देनी चाहिए। बट सिर्फ मकसद ये होता है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ या मुझे होता है कि हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और शायद थोड़ी इनसेंसिटिविटी हम में एज इंसान आ गई है, तो हम दूसरे की मुश्किल को उस तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि बस हो गया, बहादुर बनो चलो। तो इसलिए कभी कभी उन डार्कर टाइम्स की बात करने का मुझे होता है कि एहसास हो कि यार दूसरा इस बंदे से, इस चीज़ से बंदा गुजर रहा है। और वैसे भी जब कोई आपको सुनेगा जो खुद इस चीज़ से गुजरा है, तो उसको उम्मीद ही आएगी। वो होता है ना कि अच्छा हम अकेले नहीं हैं, जिसके वो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है दैट यू नो कि there are other people who facing the same thing and surviving. So आप भी you will also, जैसे अब आपने बोला कि मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद अपने उम्मीद भी दे दी है कि घबराए नहीं, अगर बुरा हो रहा है तो अल्लाह बहुत से वसीले भेज देता है। तो मुझे लगता है वो बैलेंस की बात हम कर रहे हैं। लेकिन क्या 2-3 चीज़ें आप बोलेंगी जो दुनिया शायद उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देती है, लेकिन वो एज ए सिंगल मदर बहुत चैलेंजिंग होते हैं? देखिए, सिंगल मदर मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अननेसेसरी डिस्कस होती है
कि जो वर्किंग मदर होती है, सिंगल मदर होती है, वो उस तरह बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है। मुझे लगता है कि माँ और बेटियाँ स्पेशली अगर वो अकेले घर में रहती हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग बनती है वो 7 मर्दों की ताकत के बराबर होती है। ओके। इतनी उसमें ताकत होती है, इतनी उसकी मैच्योरिटी का लेवल होता है। और शायद मुझे सारी दुनिया यही कहती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स अपनी क्लास 3 की बच्ची से लेके अपनी क्लास 1 की बेटी के साथ शेयर किए। और मेरी बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो गईं, इतनी बड़ी हो गईं कि मुझे कभी वो बच्चे याद ही नहीं हैं, ना मुझे उनकी कभी कोई ज़िदें याद हैं, कभी मुझे याद नहीं कि मैंने अपने बच्चे को खड़ा करके पूछा हो कि तुमने ये क्यों किया। मुझे कभी उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। इतना उसका मुझे मैं ये कहती हूँ कि एक तो उनके अंदर उनके इनबिल्ट उन्होंने अपनी सेल्फ सेंसरशिप और अपना वो सारा वो जो मैकेनिज्म उनका इतना स्ट्रांग हो चुका था। और दूसरी जो चीज़ उनकी जो थी, मैंने जैसे जब इनके बाबा की डेथ हुई तो मैंने इनको एक चीज़ कही थी कि बेटा अब तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी पढ़ाई ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, और अगर तुम चाहते हो कि मामा फोकस करके वो उस लाइफस्टाइल तक ले आएं जो बाबा छोड़ के गए हैं, अदरवाइज़ मैं तो हमेशा परेशान रहूँगी। तो उसके बाद मुझे कभी परेशानी नहीं हुई कि मेरी बेटी का किसी के मार्क्स अच्छे आए नहीं आए, ये कौन सी क्लास में है, क्या कर रही हैं। इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी पढ़ाई को देखा। और प्लस मैं आज टीचर समीना हमें एक मिली, अगर हो सकता है वो इंटरव्यू सुने तो मैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि वो मेरी बच्चियों की पढ़ाई पे बहुत सुपरवाइज़ करती थी टीचर समीना, जहाँ ये डेली ट्यूशन पे जाया करती थी। तो वो भी हमारी बिल्डिंग में होती थी। मेरी नेबर्स, मेरी जो फ्रेंड रज़िया होती थी, उसने बहुत अच्छे से इनका ख़्याल देखिए रखा। कितने अच्छे लोग आप मेंशन अच्छे कर रही हैं लोग ना। मुझे मिले। मेरी या। कज़न सादिया जो मेरी दोस्त भी, फिर उसके बेटियों ने भी इनको बड़ी बहनों की तरह संभाला, पाला, संभाला। नूर आपा जिन्होंने मुझे राइटर बनाया, जो मुझे हाथ से पकड़ के लिखना सिखाया, लेकर आई इस इंडस्ट्री में। उसके बाद जियो का प्लेटफॉर्म मिला, मतलब अगर उनकी मैं थैंक्स नहीं करूँगी तो ये भी ज़्यादती सही बात होगी। है। फिर उसके बाद अब A+ जहाँ मैंने ज्वाइन किया, जब्बार साहब मरहूम का वो होता था, उन्होंने बहुत कदर की। अभी तक भी मतलब आप देख लें, ARY हो, ग्रीन हो, हम टीवी हो या जियो हो, हर जगह मुझे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत और मिला। मुझे कभी इस तरह की कोई वो फीलिंग भी नहीं आई कि मैं एक औरत ज़ात हूँ और मैं यहाँ पे फिर रही हूँ और ये वो, कभी भी नहीं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा इज़्ज़त वाला माहौल। तो बच्चों पे हम थे, सॉरी मैं बच्चों को वो अप्रिशिएट करते नहीं करते नहीं, आ बहुत गई। अच्छी बात है। और एक दो बातें बड़ी आपने इसमें इंटरेस्टिंग बोली कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बाद जब आप सेटल हो गई तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि एक औरत होनी जैसे आपको मसले हों, विच बिल्कुल, इज़ वेरी गुड। हमें पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए, बतानी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल, आई थिंक बहुत सी सिंगल मदर्स इस बात से रिलेट करेंगी जो आप कह रही हैं कि बच्चों के साथ टाइम ना स्पेंड करें क्योंकि हाँ, वो वर्क कर रही हैं ना। हाँ, हाँ। तो कोई और लेकिन आप मुझे लगता है कि इंसान की जो तरबियत दुःख करता है, वो 100 सुख नहीं कर सकते। ये तो आपने बिल्कुल सही बात एक बोली है। दुःख जो है ना या। आपको सीधा कर देता है। सीधा कर देता है, बिल्कुल। हाँ। मुझे एक चीज़ जो मैं आप अगर कभी एक हम सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको मेरी दोनों बेटियों के साथ बिठाऊँगी, बिल्कुल, I would और love it. कभी भी किसी को मेरी बेटियों के चेहरे पे यतीमी नज़र नहीं आई। That's so beautiful. इसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब अभी आसिम का चहलम भी नहीं हुआ था, तो जो मेरी छोटी बेटी थी वो देखती थी कि जिस भी बच्चे का बाप आ रहा है ये उसको लिपट जाती थी। मुझे फील होने लगा कि ये किसी और के बाप से अपने बाप
की फीलिंग। Expect कर रही है। फिर मैंने उसको लेके मैं अलग से बैठी और मैंने उसको एक बात बताई कि देखो दिस इज़ रियलिटी कि आपके बाबा नहीं हैं इस दुनिया में, और आप दूसरे लोगों के साथ जा जा के उनसे प्यार करोगी, वो बाबा नहीं है, वो बाबा वाला प्यार आपको अब कोई नहीं दे सकता। तो ये बेटर नहीं है कि आपको अगर बाबा का भी प्यार चाहिए तो आप Yeah. अपनी ममा ममा से प्यार मांगो, मैं बाबा बनूंगी। उस दिन के बाद से फादर्स डे पे भी मुझे मेरी बेटियां विश करती हैं। That's so nice. उसमें जो सीन था कोट वाला, Yeah. मेरी बेटी बाकायदा अपने बाबा, छोटी बेटी बाकायदा अपने बाबा का कोट पहन के सोती थी एक ओह। ज़माना। ये इसमें जो सीन था वो कहता है कि बाबा का कोट बिल्कुल पहन लिया बिल्कुल। करना, और वो कोट पहन के वो सोती थी डेली। वो अपने बाप की परफ्यूम लगाती थी क्योंकि उसको पता होता था कि सुबह वो परफ्यूम लगा के निकलते थे। तो मैंने उसे ये कहा कि बेटा ये जो दुख है ना, इनको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आप बहुत मजबूत इंसान बन जाओगे। तो कुछ उसके सवालात होते थे। पहला सवाल जो हर बच्चे के जन्म के, हम ही क्यों, वाई अस, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। फिर उसको उस तरीके से हैंडल करना होता था कि जिसमें भी अल्लाह पाक कैपेसिटी डाले। दो चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की बच्चों को बड़ा करने में, एक मैंने अपने बच्चों को के दिल में खौफ खुदा पैदा कर दिया। उसने उनको अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। खौफ खुदा बहुत ज़रूरी था। दूसरा, जो दूसरी चीज़ जिसने हमें बहुत हेल्प किया, हर दुख सुख मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती थी कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज मम्मा का ये काम नहीं हो सका। वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट पे हम साथ सैड होते थे, हमारी कामयाबियों पे हम साथ खुश होते थे। That's so beautiful. तो उस चीज़ ने बच्चों को वक्त से पहले मैच्योर कर दिया। मे बी उनको परेशानियां होती हों, उनके छोटे से दिल परेशान होते रहे, लेकिन आज तक वो जितनी स्ट्रॉन्ग बन के दुनिया में उभर के निकली है। उस दिन बड़ी मेरी बेटी बड़े मज़े से कहती, मम्मा इतना कुछ फेस कर लिया, अब तो सैलाब से भी लड़ सकते हैं। तो अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी डाले और खुशियाँ जी। दें। आपको लगता है कि जब हस्बैंड चले जाते हैं या कोई भी एक मसला आता है फैमिली में, हाँ, नहीं भी जाए, अगर हस्बैंड को कुछ हो भी जाए या बिजनेस भी हो जाए ख़राब या कुछ भी हो, जैसे अभी जो स्टेज है जहाँ पे मलिका जो है हाँ, वो द स्ट्रगल कर रही है, ही स्टिल अलाइव, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते औरत से कि उसको बहादुर भी होना है, उसको अंडरस्टैंडिंग भी होना है, उसको सब कुछ करना है। आपको लगा ये आपसे भी? हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बनाने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसने आपका मतलब हमें अल्लाह ताला। देखिए, आपकी ज़िंदगी के दुख परेशानियां आपको मजबूत करने के लिए, आपके अंदर की एबिलिटी को जज करते हुए आपको आपके किताब में लिखी गई हैं। ये एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं है, ये बनाने वाले आपको की है। नहीं फील हुआ कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस टाइम पे? नहीं, You were मुझे fine. बिल्कुल, मुझे शदीद नफरत है इस चीज़ से किस चीज़ कि से? सेल्फ पिटीनेस कि Okay. मैं ही क्यों भुगत रही हूँ, नहीं, फलानी इतनी खुश मैं है। क्यों एक बार मैं भुगत रोई रही थी, एक दो बार रोई थी, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। लेकिन मैंने फिर रियलाइज़ किया कि सेल्फ पिटीनेस में अगर मैं फंस गई तो मैं कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकती हूँ। वॉरियर सेल्फ पिटी नहीं करता है, उसका काम है जंग लड़ना, बैटलफील्ड में उतरना। तो वो अगर बनाने वाले ने, उसके लॉर्ड ने ऑर्डर किया कि जब जाओ भाई जंग लड़ के आओ, तो लड़ेंगे। और ना सिर्फ जंग लड़ो, उसके जंग के कुछ उसूल हैं, अच्छे बनो, उसका गला ना काटो, उसका रास्ता ना काटो, उसको ये नहीं बोलो, किसी को हर्ट ना करो। उन सारे नॉर्म्स के साथ उतरना पड़ता है दुनिया में। अच्छा, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वरना मैं अगला मेरा सवाल ये था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें मलिका मुझे लॉस्ट लगती है। हर कोई रज़ा की बात कर रहा है, लेकिन मलिका को जो एक ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है, जो ज़िंदगी एकदम से उसके लिए ऊपर से नीचे हो गई है, वो कोई रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इस जी चीज़ में। बिल्कुल, मेरा सो वो हम रिफ्लेक्शन मलिका के उसमें भी देख रहे हैं फिर। एग्जैक्टली वो आएगा। और देखिए, आप देखिए ना, एक वो इंसान जिसको पहले ट्रस्ट ही नहीं था, उसे लगता था ये कहीं खो जाएगी, इसको कोई नुकसान हो जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही बंदा आपको ट्रेंड कर रहा है कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है,
कैसे इनफैक्ट मैंने एक और भी मेरा सीन मिसिंग मुझे लग रहा है, वो ट्रेनिंग वाला जो होता था उसमें मैंने एक सीन लगाया था कि मेरे इसमें लिख के मैंने डाला भी है कि वो एक बंदा मलिका की पार्किंग में ज़बरदस्ती से आके अपनी गाड़ी पार्क कर लेता है, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत वो उसमें लाउडली हॉर्न बजाया था और उसने कहा पीछे ले। तो मुझे उसने फिर डांट के घूर के देखा कि ये तुम्हारी जगह पे पार्क कर जाता, तो मैंने कहा तो क्या होता, वो जब मेरी ट्रेनिंग का जो ज़माना था, मैंने कहा तो क्या कहता, नहीं ऐसे तो दुनिया खा जाएगी तुम्हें। और मैं हैरान हूँ कि वो सीन भी मुझे नज़र नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मे बी मिसिंग उन्हें लग हुई। रहा होगा रेपिटेशन हो रही है इस वजह से। लेकिन खैर फिर अब भी ये तो उनका अब पॉइंट अब में है, उन्होंने क्यों हमें मिस क्या किया, पता क्या है। हुआ, अब ये ओवरऑल प्रोडक्ट इतना खूबसूरत बना दिया उन्होंने को बिल्कुल। मैं कि बनता नहीं है इतना कि हम या किसी को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है कि बहुत दफ़ा औरतें जो होती हैं वो दोबारा शादी नहीं करती हैं? हम्म आपने अपने आसपास जो देखा या आपकी अपनी सोची, वो क्या होता है? इसलिए क्योंकि पहले हस्बैंड की मोहब्बत या उसके असर से औरत निकल नहीं पाती है, या हमारा माशरा एक औरत को बच्चों के साथ एक्सेप्ट ही नहीं करता? सारे ये रीज़न कुल मिला के ये रीज़न्स हैं कि एक तो माशरा किसी औरत को और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बैटल है। उसके नन्हे दिमाग के लिए ये एक अज़ाब है। ओके। और एक फ्रेम में एक इंसान की तस्वीर लगी हुई है, उसको निकाल के फिर नए इंसान की तस्वीर फिट कर देना और बच्चे को बोलना कि अब ये है फैमिली, तो ये तो बहुत बड़ा मुझे लगता है बच्चे से टू मच एक्सपेक्टेशन है माँ पर की। फिर उसकी कुर्बानी माँ को ही देनी पड़े कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारे, ये भी जस्टिफाइड है? मैं आपसे बस मैं मेरे ज़हन में आ इसको रहा है तो मैं जस्टिफाइड नहीं कहती हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए माएँ जिस औरत को कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जिसे लगे कि वो आपका बैगेज उठा लेगा, वो वो इतनी खूबसूरती से आपकी ज़िंदगियों में सरायत कर जाए कि आपको लगे कि ये सब कुछ यही है, और अगर ऐसा कोई इंसान आपको टकराए तो ज़रूर कर लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं कोई टकराए तो आपको ढूंढ के ज़बरदस्ती हो। किसी भी इक्की मिक्की हाँ, चिक्की को ऑफ कोर्स। बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। एक अवेयरनेस जो हर औरत को उसकी ज़रूरत है कि वो खुद बहुत कुछ कर सकती है जस्ट फॉर द सेक कि फलानी का हस्बैंड है तो मेरे पास भी ऐसा एक गुड्डा होना चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं है ना। जब आप अपनी लाइफ के हिस्से को निकाल के स्टोरी में देती हैं, तो वो हिस्सा रहता है आपके पास, वो हिस्सा निकल जाता है? हाउ डज इट फील? बिकॉज जैसे आपने कहा कि मैंने ये यहाँ डाला, हाँ तो उसी हिस्से को सामने जब आप होते हुए देखती हैं तो क्या जहन में चल रहा होता है? देखिए हम वो जाहिर है वो हिस्सा तो रहता है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपके अंदर हाँ, कहीं होता है, एक वो चीज़ आपकी लाइफ का इंग्रेडिएंट है ना। हाँ, एक चीज़ और ये कि फिर उस चीज़ पे लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। हाँ जैसे प्यार के सदके में भी वो कैरेक्टर आपका था, आपने उसको लिव किया हुआ था, वो आप थी, लेकिन कितनी उस पर डिस्कशन हुई थी, अभी मलिका पे भी कितनी डिस्कशन हो रही है। हाँ तो वो क्या होता है? डू यू फील जज्ड? डू यू फील समटाइम्स नहीं के नहीं 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 यार मैं एक तो बार अच्छा एक बार हाँ, मैंने पेपर पे डाल दिया एक चीज, तो ओके, वो महाजबीन है, क्योंकि ओके, महाजबीन की और भी दूसरी कहानियां नकली डाली ना उसके हाँ, साथ मैंने, तो आप जैसे उसकी डिस्कनेक्ट कर लेती शादी, हैं। तो वो फिर हम वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर जो ये भी एक तरह का ट्रांसप्लांटेशन होती है हम्म, उस साइकी की, जो उस पोर्शन की साइकी थी ना, या, वो उठा के आपने इस कैरेक्टर में डाल डाल दी। दी। मेरे लिए अब वो मलिका है, वो मलिका की सफरिंग है, वो मलिका कैसे चल रही है, मलिका कैसे रो रही है, मलिका कैसे फिर रही है। बहुत अच्छा सबा ने किया, उस्मान और सबा गजब की एक्टिंग की है, सलमा माशाल्लाह, सही बहुत, बात है। सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन नो डाउट बहुत अच्छी की गई है, नो डाउट बहुत अच्छा बनाया।
तो फिर जब मलिका पे सारी बैशिंग आ रही है, कुछ है हुआ है, तो आप कभी भी पर्सनल आपको फील नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको जज नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो डिस्कनेक्ट अच्छा हो गया अच्छा, था। अब वो कुछ कुछ चीज़ें जो जैसे ऐसी होती थी ना, जो नाशुक्रापन हम लोग जाके अपनी अम्मा के पास करते थे, तो बैशिंग तो हमारी अपनी अम्मा हमारी कर दिया करती थी कि ऐसे ही तुम लोगों को तो बस इतनी जल्दी फौरन बस सब हर चीज़ तुम लोगों को बस चाहिए कि बहश्त जो है ना वो बना दे, आदमी जन्नत बना दे तुम लोगों के लिए, ये नहीं करो वो नहीं करो। मैं ये कहती रहती थी यार ये तो नसीहतों की मशीन है मेरी माँ। ये इनको तो कोई वहाँ मलिका बिल्कुल आप जैसी उन्होंने लिख वो कर दिया। मलिका बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो मतलब उनको मैं कोई भी बात मैं उनको बताती थी तो वो बस यही कहती थी कि तो क्या हुआ, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। मतलब नाशुक्रापन जहाँ जहाँ पे भी हमें ये होता था। जैसे घर जब हमने अपार्टमेंट लिया तो आसिम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने अपनी चीज़ें पसंद की डाली थी, तो मैंने तो रोना धोना मचा लिया। लेकिन उनके सामने तो नहीं मचाया ना आपने? नहीं फिर उनके सामने भी बीवियां कौन सी ऐसी होती है। क्योंकि मुझे यहाँ एक चीज जो मलिका और रज़ा में मिसिंग लगती है वो कम्युनिकेशन है। हाँ। क्योंकि और ये हमने बार बार बोला कि मलिका खुद रो रही है, उसने जाके कभी रज़ा को बताया नहीं कि मुझे मसला क्या है। एक दफा बताया तो बिल्कुल उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। उस वक्त तो आपकी बात वैसे ही नहीं सुनी जाएगी। नहीं एक दो बार फिर भी था, बहुत जगहों पे था जिसमें वो स्कूल में बच्ची को भूल जाती है, लेकिन वो बताती थोड़ी है, वो एक्सप्लेन उस पे थोड़ी भी करती उसका है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, उसने कहा था कि अच्छा। आप बहुत ये हर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं। फिर बाद में सॉरी भी कहता। हाँ बाद में। अच्छा उस वक्त जब मर्द, अच्छा ये भी हमारी एक लर्निंग होती थी कि जब मर्द गुस्से में हो तो उसके साथ बहस नहीं करो, लेकिन मैं तो फिर भी करती थी। ऐसी बात नहीं, कौन सुनता है और कोई बीवी नहीं सुनती है, सच्ची बात तो ये है। जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो कि गीती और मलिका जो है, मतलब मलिका की बेस्ट फ्रेंड थी गीती। हाँ अम्मा जो है उसकी, हाँ क्योंकि वो हर जाके बात बताती है, इसीलिए हाँ, वो उसको करती भी, और वो बड़े उससे कह भी देती थी आप रज़ा की साइड पे या मेरी साइड पे। हाँ, आपकी हाँ, अम्मी भी आपकी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल ऐसी मेरी हाँ। बेस्ट फ्रेंड थी। और हर बात हम उन्हें बताते थे। और मेरी मम्मी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो इंतहा दर्जे की पॉजिटिव औरत थी। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लेती थी, सुरंग खोद लेती थी, निकाल के, मतलब कुएं में से भी निकाल के आपको पॉजिटिव पहलू दिखाएंगी, ये देखो ये देखो ये कितना पॉजिटिव बात है ये वाली। तो वो फिर मुझे, मतलब जैसे वही घर की पसंद पे और उस पे भी मुझे मम्मी कहती थी घर दिला रहा है, इस पे खुशी नहीं है, उस घर के अंदर का सोफा तुम्हारी मर्जी का नहीं है, तुम लड़कियों के अंदर सब्र क्यों नहीं होता है, उस पे तुम लोगों को रोना मचा हुआ है। तो वो एक एंगल, विंडो ही एक अलग खोल देती थी पीछे से। अच्छा, मुझे गीती से मुझे मसले होते थे। हाँ बिल्कुल। और जब स्पेशली जो अभी रिसेंट एपिसोड में उन्होंने बोला ना कि मेरे साथ ये हुआ और मैंने सोचा था मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी, तो फिर सवाल ही होता था कि भाई फिर आपने अपनी बेटी को वैसा क्यों नहीं बनाया, उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं डाला। तो आपको लगा वहां पे गीती को टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, उसको बोलनी चाहिए थी बातें कि हाँ शायद मैंने तुम्हें जो कुछ बोला, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म की, क्योंकि मुझे लगता है रज़ा के साथ साथ गीती भी उसकी स्ट्रेंथ खत्म करने में। एक कमजोर माँ कभी भी ताकतवर बेटी नहीं बना सकती। मैं आज जितनी भी मजबूत हूँ, दो लोगों को उसका क्रेडिट जाता है। एक मेरे अब्बा की पुप्पी जिन्होंने मुझे पाला, मेरी दादी अम्मा जो होती थी उन्होंने मुझे, वो बड़ी डेयरिंग औरत थी, उन्होंने मुझे पाला, इसलिए मेरे अंदर वो चीज़ है। और मेरे हस्बैंड, वो उन्होंने जिस तरह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ डाली, और स्पेशली ये जो लास्ट मंथ, जो 1-2 महीने के अंदर उन्होंने मुझे जिस ताकत से लड़ना सिखाया दुनिया से, मेरी सक्सेस में मेरी माँ की दुआओं का ज़रूर असर है, लेकिन डेयरिंग मेरे एटीट्यूड में मम्मी कहीं नहीं है। तो फिर आपने गीती को क्यों नहीं चेंज किया टुवर्ड्स द एंड? गीती से ये मैसेजेस क्यों नहीं डलवाए? क्योंकि वो अभी तक लास्ट सीन में भी रो रही है। मैंने कहा इसके रोने नहीं होते, देखिए इतना है। बड़ा कैरेक्टर जंप आ जाता, बट नेचुरल नहीं है कि इंसान सोचता है उस वक्त जो जैसा होता है आखिरी वक्त तक वैसा ही रहता है। बहुत कम लोगों में रेवोल्यूशन की उम्मीद होती है, बहुत कम। मलिका तो छोड़ के जा रही थी रज़ा को, राइट? जो उसकी फ़ोन कॉल आती है, माँ को गुस्से में बोलती है कि बस बहुत हो गया, वो तो उसको जेल ले गए, तो वो रुक गई, और फिर उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
नहीं होता तो मलिका चली जाती। मुझे मलिका लगता है रुकी जैसी sympathy के इसकी लिए। माँ थी, इसको हाँ। छितर मार के फिर छोड़ बेचारी उस मलिका। गरीब को नहीं बैठने रुकती। नहीं देना था हाँ, उसने। हाँ। तो इज इट सिंपैथी जिसकी वजह से मलिका रुकती है? हाँ जाहिर है उसका, देखें कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, उस मोमेंट में अगर आपने डिसीजन भी ले लिया तो आपको यू टर्न लेना पड़ता है। बेशक आप सही हो, हाँ, उस अगर वक्त ये तो वो छोड़ है। देती तो बहुत गंदी लगती। ये एक मतलब एक कैरेक्टर का ग्रेस नहीं है। बेशक आपने पहले ही फैसला कर लिया हो, कुछ भी हो, लेकिन ये किसी किरदार का ग्रेस नहीं है। बेशक मर्द हो, बेशक औरत हो, बुरे वक्तों में किसी को छोड़ देना इंसान को सूट नहीं करता है। और मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, दो दफा उसमें दिखाया ड्रामे में कि जब दूरी आती है ना या थोड़ा टाइम, तो आप भूल जाते हैं वो चीज़। हाँ एग्जैक्टली, फिर आपके मोहब्बत तो ज़हन- थी ना दोनों हाँ, के मोहब्बत बीच तो में। थी, हाँ। और हर कपल में मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत टाइम के साथ डेवलप होती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने रिश्ते को। लड़कियां पैनिक करके, बहुत सारी बच्चियां, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं बच्चियों को कसूरवार भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हस्बैंड छोड़ना हर बच्ची की ज़िंदगी का बहुत लेट फैसला होता है। बहुत, वो जब सारे नुस्खे आजमा चुकी होती है, सही बात है। जब वो सारे, फिर मुझे लगता है जब वो उसकी जान पे बनती है ना, जान पे, तब वो उस आदमी से अलग होती है। बस ये होता है कि क्योंकि आपने क्लैरिफाई कर दी कुछ चीज़ें कि मुझे लगता है मलिका के साथ गलत हो रहा था। हाँ, तो होता है। मलिका को तो मैं कभी एडवाइस नहीं करती कि वो रहती। इनफैक्ट वो कहानी बन गई थी इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ की जो हो रहा था। हाँ। और लेकिन इन रियल लाइफ लड़कियों को रजा जैसा हस्बैंड नहीं हो तो थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए। तो मेरा ये हमें मैसेज ये है मैसेजिंग बहुत कि क्लियर यहाँ पे हमें, करना। हाँ तो वो एग्जैक्टली, मैसेज हमें के लिए आपको थोड़ा एक और सा, ड्रामा दिखना पड़ेगा। हाँ वो एक और बिल्कुल। ड्रामा और दिखना एक पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत सेंसिटिव नोट पे एक दो कैरेक्टर और एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जिन पे कि मुझे बताना होगा कि मेरे नज़र में, मेरे मुताबिक घर बचाने में क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। सब्र और ऑन पेशेंस वेरी पॉजिटिव नोट हमें उस पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। काम करना क्योंकि पड़ेगा। यहाँ पे तो रजा और मलिका की जो डायनामिक्स थी वो कितने लोग रिलेट कर पा रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि जाने अनजाने में सबके पास ऐसी ऐसा कहानियां हो थी। रहा है यही ना। तो शादीशुदा जिंदगी के जो बेसिक वो जो क्या, वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, बिल्कुल, हाँ। शादीशुदा जिंदगी का लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये तो होना ही होना होता है। और वो हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स भी तो उसमें काम करे ना कि हाँ, मर्द ये करेगा, उसकी ईगो आती है, औरत बिल्कुल। अब खड़ी होने की कोशिश कर रही है तो नहीं खड़ी हो पा रही, तो वो सब चीजें मिक्स होके तो रिलेटेबिलिटी इसी तरह लोगों को नजर आई थी। किसी को कोई लगता था ये हमारे साथ हो रहा है, किसी को ये लगता था ये हमारे साथ हाँ, कुछ औरतों ने लिखा हुआ था हाँ, मेरा हस्बैंड रजा जैसा है, मैंने इतने साल गुजारे। और जब हाँ, आप वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ड्रामा बिल्कुल, इन दैट सेंस रियलिटी से कितना करीब बिल्कुल। था। इनफैक्ट मेरा अपना भी बड़ा सवाल था, जो उसका अबॉर्शन दिखा दिया और उससे काम नहीं हो रहा, फुल टाइम मेड भी है, तो मैं मतलब सिर्फ लोगों ने नहीं, आप लोगों ने नहीं, मैंने भी दिल में सवाल किया कि फिर भी एक अंडा नहीं बन रहा, क्या मसला अच्छा, मैंने तो भाई, मुझे तो ये सब चीजें पता थी। मैंने तो ये सोचा कि वो बिकॉज उसको इतना मेंटली वो एग्जॉस्ट करता है। एंड वो जो चीजें दिखाई थी कि हर काम मेरे तुम करो और वो करती है, मतलब वो लड़ाई हुई, वो नीचे रो रही है तो वो जाके उसको कपड़े देता है कि जाके तुम इस्त्री करो, हेल्पर को नहीं देता। तो मुझे तो लगा कि वो दिखा रहे हैं कि शी इज लूजिंग इट, अब वो नहीं कर सकती, उससे नहीं मैनेज हो रहा है। मैं अगेन यही कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें जो कंटेंट डिपार्टमेंट डालता है, ये उनको ज़्यादा बेहतर लग रही होती हैं चीज़ें। अब देखें, आपको फीलिंग आई तो इसका मतलब है कि ये उनकी सक्सेस है, बजाय इसके कि हम उस पर सिर्फ गुस्सा करें। देखिए, मैं कैमरा के थ्रू ये भी बता रही हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी हैं, लेकिन कुछ चीजों पे मुझ पे सवाल किया जा रहा है जिसका मैं राबिया को जवाब दे रही हूँ। मुझे लग रहा है कंसेंट की बात आ जाती है। जी, कंसेंट की बात है। हाँ, एटलीस्ट वो मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होता तो मैं प्रिपेयर होती, और मैं उसको फिर आगे भी उस तरह से जस्टिफाई करती। क्यों नहीं है रिस्पेक्ट हमारे इंडस्ट्री में राइटर्स की? कब आएगी रिस्पेक्ट राइटर्स की? राइटर्स के पास कब इतनी पावर होगी कि
उनके अल्फाज को कोई चेंज ना करे, और अगर चेंज करे तो उनकी मर्जी ज़रूर उसमें शामिल हो। आई डोंट थिंक सवाए 2-3 नामों के, मेरे ख्याल में बाकी तो किसी राइटर को ये फैसिलिटी या ये एडवांटेज नहीं है आपके जहन में? मुझे ये लगता है कि है मतलब आपको बात करने के लिए आपको अभी पहले थोड़ा काबिल बनना पड़ता है, और बर्दाश्त कर के साथ ये चीज़ें बहुत तहम्मुल से आपको आना पड़ता है हम उस पॉइंट राइटर पे। के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें, आप बताएं इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? आपको लगता है एक्टर्स कुछ बात कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कुछ बात कर सकते हैं इस साइड से? राइटर्स बेचारे तो जो हैं वो तो सही है कि थोड़ा सब्र करो, जब इस्टेब्लिश हो जाएं फिर आप बात करें, लेकिन इधर की भी तो बात करें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़राइज़ कुछ दूसरी साइड की है, उनमें क्या चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है? कौन कर सकता है आपको लगता है? उनका चेंज होना इसलिए मुश्किल है कि वो बेचारे नंबर्स में फंस गए हैं। उनको नंबर से मतलब है। अब है क्या कि जो नंबर देखने वाला बंदा है वो इतना क्रिएटिव नहीं है। या तो ऐसा बंदा हो ना कि वो आपको ये लैक मैं हर जगह देखती हूँ कि जो बता सके कि इसकी इस तरह से कहानी बनाई जाए तो हिट होगी, ठीक है ना। और वो चीज़ बताता कोई नहीं है, वो हम खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं, और उनकी भी गट फीलिंग पे वो लोग चल रहे होते हैं। तो जितने भी वहाँ पे वो नंबर के अकॉर्डिंग काम करने वाले लोग होते हैं वो भी बेबस होते हैं। उन्हें भी नंबर ला के देना होता है, उनसे भी मालिक ने पूछना होता है, नंबर से जस्टिफाई करना पड़ता है। तो बड़ा एक खौफनाक साइकिल है। और तो आप कह रही उम्मीद कोई नहीं है, होता रहेगा? मुझे लगता है कि वो चैनल जो डेयर रखता है एक नई चीज़ बनाने की, वो हमेशा वो रिस्क लेने की डेयर रखता है, वो आप समझे कि वो जीत गया। मेरे नज़दीक कुछ चैनल्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज को लेके चलते हैं, कुछ हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्लॉट रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मेरी तमाम चैनल्स को रिक्वेस्ट है कि एक्सपेरिमेंटल स्लॉट एक होना चाहिए ताकि क्रिएटिविटी पनप तो सके। अगर सारे नंबर को लेके चीज़ें बनाएंगे, आप देखिए मुस्तकिल यही हर डिबेट में ये होता है सास बहू ड्रामा, सास बहू इज क्लियर कट नंबर। तो आपको एक मतलब ऐसा अपने हमेशा अपने चैनल पे एक एक्सपेरिमेंटल स्लॉट होना चाहिए कि जिस पे आप टेस्ट तो करें, वेरिएशन तो आए। तो ये अब मसला ये होता है कि अगर वो ड्रामा आप विन कर गए तो फिर तो आप चौड़े हो जाते हैं, फिर अगर लेकिन आप लूज कर गए तो आपका सवाल जवाब होगा। उस सवाल जवाब से कोई नहीं गुजरना चाहता है, और ये डेयर मुझे लगता है कि ये चैनल ओनर्स से आ सकती है। अभी परवरिश एक ड्रामा आया जो जेनजी का ड्रामा था, उसमें यंग जो लड़के लड़कियां उनके प्रॉब्लम्स, उनके लाइफस्टाइल की बात हुई, और इसके अलावा भी 1-2 ड्रामे आए हैं। जैसे मुझे लगा नूरजहां में भी जो सबसे छोटा बेटा या जो कुबरा और अली रज़ा का कपल था, वो भी एक यंग कपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ। तो आपको लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड कितना राइटर्स जो हैं वो जो ये नई जनरेशन आ रही है उसके ख़यालात को, उनके इश्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करें, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज को डालने की कोशिश करें? ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, इसके बारे में अवेयर हैं आप लोग? ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी है कि हर जगह हमें भी सुनने को मिलता है कि जेनजीज पे कुछ बना है, जेनजीज पे जो यूथ बेस्ड चीज़ है, और ये है वो है। तो बिल्कुल अब इस पे काम हो रहा है और सारे चैनल्स कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, लेकिन जो थीम चल रही है उसमें जेनजी ओरिएंटेड नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत डालने की कोशिश हो रही है अब है उनको? नहीं वो स्पेशली आपको जेनजीज, तो फिर आपको जेनजीज के हिसाब से ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जेनजीज वाले उसमें आप हमारे दूसरे जो स्टार कास्ट है उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कास्ट आप लेकर आ गए, मतलब अगर समर का कैरेक्टर कोई भी मैच्योर अदाकार करता तो शायद वो उस तरह से ड्रामा हिट ही नहीं होता।
वो तो आपको एज फैक्टर और नए चेहरे बनाने का और ये सारे रास्ते सारा ओवरऑल चैलेंज लेना पड़ेगा। Is it challenging for you as a writer when you think about it? मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग कम इसलिए है कि मेरे पास खुद 2 जेनजी हैं, तो आप तो उनको सारे लिंगो और वो सारी लिंगो सोच भी और वो खुद भी लिख रही हैं, तो Okay. उनके भी यूथ बेस्ड ही interesting, yeah. डायलॉग्स हैं और ये है ऑल्दो चैनल्स को एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से होती है कि ये लाइन में रब्त नहीं है। मैंने कहा ये तो ऐसे ही तो बोलते हैं ये लोग रब्त कहाँ से ये लोग लाएंगे, ये बेचारे ऐसे ही बातें करते हैं आधे जुमले वाले, वो कहाँ है। तो जंजीबील को इस पॉइंट पे क्या चीज़ इंस्पायर करती है, क्या करना चाहती हैं जंजीबील एज अ राइटर? मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो दिल से आ रही होती हैं। आजकल जो कैरेक्टर जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ वो मैं एक अच्छी सास पे लिखना चाह रही हूँ। मैंने बहुत सासों के खिलाफ लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट माशरे को बताऊँ तो सही कि अच्छी सास ऐसे होती है। तो बहू बुरी होगी फिर उसमें या बहू ओके नहीं, ओके भी होगी हाँ। कि मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ बेटियों के घर नहीं बसाने पड़ते, आपको बेटों के घर बसाने की भी उतनी ही कोशिश करनी चाहिए। एक और शिकवा जो एक्टर्स से हम अक्सर सुनते हैं कि राइटर्स जब कहानी लिखते हैं तो वो जो सपोर्टिंग कास्ट होती है या कोई सीनियर एक्टर्स है उनके लिए कुछ लिखते ही नहीं है, कोई मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस होता ही नहीं है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी आप? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने तो हमेशा से कोशिश आपके तो की 2 है। ड्रामे मुझे याद आ गए, शेर में भी बहुत ज़्यादा माँ का रोल था, नूरजहां तो था ही ये अबाउट मदर था। इवन इसमें भी पामाल में भी जो मामू का हुआ, जो गीती का कैरेक्टर था, मामू मुमानी, इन सब को अपनी अपनी जगह पे आके अपना अपना असल दिखाने का, अपने अपने वो बनाने का मौका मिला। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि सबके बारे में लिखना चाहिए और माँ का मतलब सिर्फ माँ नहीं है कि बस माँ आई गई, और ये माँ का मतलब सिर्फ अम्मी नहीं है। वो नॉट ओनली अम्मी लेकिन हर वो कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं उसका कहानी में हिस्सा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी में माँ डमी है तो फिर बहुत बेहतर है कि आप उसे मार दो। नहीं मतलब बता दो कि यतीम था बेचारा। अगर उसकी माँ को कुछ भी करने को कहानी में नहीं है और वो सिर्फ बेचारी आ रही है, जा रही है, खाना लगा रही है, बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, क्यों जा रहे हो, किधर आ रहे हो, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, दैट्स इट। अगर इतना काम है सिर्फ माँ का तो मेरे ख्याल से कि स्मार्ट राइटर का मूव यही होना चाहिए को पता है कि भाई बचपन में अम्मा मर गई थी तो फिर किसी बुजुर्ग को या किसी भी सीनियर आर्टिस्ट को बिठा के वहाँ पे ज़ाया करने से बहुत बेहतर है कि आपको उनको कैरेक्टर बनाना चाहिए उनका। नहीं, आई वांट टू अप्रिशिएट यू कि नूरजहां में आपने लिखा है ना, आपने सबा हमीद का वो फुल एक उनके लिए प्रोजेक्ट था जिसमें बस वही वो थी। उसके अंदर एक हरियाली बुआ थी, उनका भी एक कैरेक्टर था जो हमेशा नूरजहां को एक एक कॉन्शियस उसका क्लियर खड़ा कर दे कि तुम गलत जा रही हो नूरो, गलत जा रही हो। तो मतलब मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आ रहा है वो स्क्रीन टाइम ले रहा है यार, उसको कुछ करने को देना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो उसका राइट टाइम यही है कि आप उसे एग्जिट दें, कहानी से बाहर भेज दें। अगर पॉसिबल है तो कहानी में ऐसी जगह बनाना चाहिए कि जहाँ पे काम ख़त्म, बंदा ख़त्म, कैरेक्टर ख़त्म। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, एंड एज वी आर डिस्कसिंग, बहुत दफ़ा हम कैरेक्टर्स देखते हैं वो कॉलेज गोइंग हैं या वो थोड़ी सी एज उनकी ना कम दिखाई है कैरेक्टर की, लेकिन जो एक्टर कर रहे होते हैं वो उसमें बैठ नहीं रहे होते। और ये बहुत मैंने देखा है, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक्टर की चॉइस इसलिए क्योंकि आगे जाके जो कैरेक्टर ने करना है वो मैच्योरिटी, वो डेप्थ उसी एक्टर से आ सकती है। वो जिस तरह परफॉर्म करेंगे वो नहीं कर सकता कोई और। तो फिर राइटर्स क्या उनको पता नहीं होता कि इस एक्टर की कास्टिंग हो गई है, या फिर राइटर्स थोड़ा सा उसको सिनारियो को चेंज क्यों नहीं कर देते? बिकॉज जब विजुअली हम देख रहे होते हैं ना तो बहुत इशू होता है कि यार ये नहीं समझ आ रही कि ये इंसान इस वक्त इस कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, यू नो। एंड आई फील दैट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर, टू द एक्टर, एंड अनफेयर टू द राइटर ऑल्सो। बट ये राइटर्स की भी इनपुट है इसमें। देखिए हमारे पास क्या है कि हम लोग, जो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, हम लोग
बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं। हमारा मेकअप इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा मेकअप जो है वो सिर्फ पफिंग और टिश्यू बॉक्स तक रह गया है। वरना आप लम्हे फिल्म याद कीजिए, यश चोपड़ा की जो थी, उसमें वही श्रीदेवी थी जिसने माँ का भी कैरेक्टर किया था, और वही श्रीदेवी थी जब वो 18 साल की लड़की भी बनी है। और आपने उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आप उसकी ड्रेसिंग, उसका मेकअप, उसका सारा कुछ आप लोगों ने बिलीवेबल करा दिया, और हम लोगों ने देखा भी, पसंद भी किया। आज भी वो एक क्लासिक पीस है। तो इसी तरह से दूसरे भी हमारे आर्टिस्ट जो हैं, इस हिसाब से यूथ परफॉर्म करना, और उसके बाद फिर आप उस एज तक आके उस चीज़ को परफॉर्म करना, हैट्स ऑफ टू देम कि वो डिलीवर कर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई लिबर्टी नहीं है, हमारी समहाउ हमारी कहानी की डिमांड ऐसी हो जाती है कि हमें मजबूरन उस पोर्शन को दिखाना पड़ता है। वो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। वरना अगर आप उस पोर्शन को अवॉइड करेंगी तो वो फिर आपको आपकी अपनी ही कहानी हवा में लटकी हुई नजर आएगी। ओके, कई दफ़ा हो जाता है, कई दफ़ा इट डजंट वर्क, यू नो। हाँ, और फिर दूसरा एक और चीज़ भी है जो अब बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे और इस तरफ होता है कि वो जो यूथ स्टेज है वहाँ पे आर्टिस्ट ही दूसरा लिया जाए, और मैच्योर एज का वो अच्छा, इसकी एक्सेप्टेंस अभी तक हमारी जो ऑडियंस है के आईक्यू लेवल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त उनके लिए। उनके लिए एक्सेप्टेंस थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अभी मुश्किल है, और अगेन एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। लेकिन जब तक हमने ट्राई नहीं किया तो हम ऑडियंस की आईक्यू को कैसे जज कर सकते हैं? जो ऑडियंस आपकी इस वक्त नेटफ्लिक्स, प्राइम और हर किस्म का कंटेंट देख रही है, तो उसको हम थोड़ा बहुत इतना तो प्राइम हर ऑडियंस नहीं देख रही है ना। आप पाकिस्तान की आबादी तो देखें, हम चीज़ एक टीवी के लिए बना रहे हैं। आपसे ये मैं उस बात से भी, लेकिन मुझे लगता है कि I feel industry is not ready to experiment. Exactly, मैं वही तो कह रही हूँ ना, एक्सपेरिमेंटल स्लॉट्स नहीं है हमारे पास। Honestly बात करूँ तो शायद एक्टर्स की इनसिक्योरिटीज उनको नहीं इजाजत दे रही कि वो एक और एग्जैक्टली आजकल तो देखिए कास्टिंग भी इतनी प्रॉब्लम कर गई है कि अगर लव ट्रायंगल भी है तो हर एक्टर भी पूछता है वो क्या कर रहा है, अपना नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा क्या काम है, वो ये पूछते हैं कि फलाना क्या कर रहा है, तो फलाना क्या कर रहा है तो हीरोइन किसके पास जाएगी, तो ये किस पास। तो इस तरह से तो कास्टिंग हो गई है, तो जाहिर है कि फिर तो प्रॉब्लम तो होगी ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू मुझे इतनी सारी मेरी बातें सुनने के लिए। मुझे लगता है कि डिस्कशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल, और मकसद बिल्कुल भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या किसी को डिमीन करना नहीं है। लेकिन कुछ अगर इश्यूज हैं तो कॉन्वर्सेशन एक डिसेंट तरीके से एक बाउंड्री में रहते हुए हो जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। मे बी उस पर कुछ बेहतरी हो, उस पर आगे चीजें बढ़ें, क्योंकि सब इंडस्ट्री का हिस्सा है। हाँ, तो एग्जैक्टली हर हिस्सा खुश होना चाहिए। मुझे यही लगता है कि देखिए जितने भी लोग काम करते हैं इस फील्ड में, सब अपना 100% दे रहे हैं, और किसी की भी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन समटाइम्स डायरेक्शन रॉन्ग हो जाती है, उसकी करेक्शन की बात हो रही है सिर्फ। चले, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आपका नया ड्रामा है जिसमें एक अच्छी सास देखेंगे हम, इंशाल्लाह ताला। मुझे तो चाहिए कुछ रोमांटिक लिखे, आप कुछ रोम कॉम लिखिए, कुछ हल्का फुल्का मजे का, मुझे आई वुड लाइक टू सी दैट। बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी मिलेगा। प्यार के सदके में भी हमने उसकी झलक देखी थी आपकी उस साइड की, तो दैट वाज नाइस। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।